उत्तराखंड भूगोल के क्रम में आज उत्तराखंड भूगोल के अंतर्गत हम आज 3 मुख्य टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश, उत्तराखंड में वनों के प्रकार और उत्तराखंड की प्रमुख औषधियाँ। यह तीनों जो टॉपिक हैं या बिंदु हैं, इनका महत्व केवल आपकी परीक्षाओं तक ही नहीं है या परीक्षाओं से बाहर इनका सामान्य जीवन में भी इनका बहुत महत्व है। तो इन टॉपिक्स के बारे में आपको बेसिक ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए, जो आपको परीक्षा में पीछे ना रहने दे। किसी भी टॉपिक का बेसिक ज्ञान आवश्यक होता है अगर आप उस परीक्षा में फाइट करना चाहते हैं। तो इन ज़्यादा बात ना करते हुए इन टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं अब आगे। इसमें पहला जो बिंदु है आज वो है उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश। उत्तराखंड के जलवायु प्रदेश या उत्तराखंड जलवायु प्रदेश, जलवायु की दृष्टि से जो हमारे राज्य के भूगोलविद हैं, जो भूगोल के ज्ञाता हैं, जलवायु विज्ञान के ज्ञाता हैं, उन्होंने उत्तराखंड की परिस्थितियों को देख के या उत्तराखंड की जलवायु का अध्ययन करके इसको 6 भागों में विभक्त किया हुआ है, जिसमें अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग प्रकार की हो सकती है, या 6 उत्तराखंड में जो अलग अलग जगह हैं उनकी जलवायु को 6 भागों में बांटा हुआ है। तो इसमें देखिए, पहले इनके नाम देख लो। उपोष्ण है, गर्म शीतोष्ण है, शीत शीतोष्ण, एल्पाइन, हिमानी और शीत शुष्क जलवायु। ये 6 भागों में उत्तराखंड की जलवायु बांटी गई है। अब इसके आगे हम इनको डीप अध्ययन करेंगे, इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से। अब देखो, उपोष्ण जो जलवायु है, यह प्रश्न 2 बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यह प्रश्न 2 बार PYQ में आ चुका है। और पहला आ चुका है कि राज्य के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डायरेक्ट आंसर है उपोष्ण जलवायु। और भविष्य में इस टॉपिक के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये टॉपिक रटने वाला नहीं, ये समझने वाला टॉपिक है। जिसको ज्योग्राफी में मैप समझ में आएगा वो इस टॉपिक को आसानी से समझ पाएगा। तो देखो, जैसे उपोष्ण जलवायु है, अब राज्य के भाबर, तराई और दून घाटी क्षेत्रों में उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो हमारा उत्तराखंड का मैप है, ये लगभग रफ मैप है ऐसे, तो जो हमारा ये निचला क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसमें उपोष्ण प्रकार की, जिसमें तराई भाबर और ये दून वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में जो भाबर, तराई और दून घाटी वाला क्षेत्र है उसमें उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह समझ के साथ इसे याद रखिए, मैप के साथ याद रखिए कि जो निचले हिस्से हैं, जो राज्य का दक्षिण हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम और जो दक्षिण का हिस्सा है, वहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसको आप मैप से देखें। यह जलवायु आमतौर पर समुद्र तल से 900 मीटर तक की ऊंचाई के साथ में पाई जाती है, ठीक है। तो जो 900 मीटर तक के एरिया हैं उत्तराखंड में, उनमें उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो उपोष्ण से और फिलहाल अभी तक कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 3-4 क्षेत्र हैं जो उपोष्ण जलवायु जहाँ पर पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे आएंगे, हम देखेंगे जो अगला बिंदु है, गर्म शीतोष्ण जलवायु। 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ज़्यादातर शहर जो हमारे पहाड़ी शहर हैं, लगभग उन शहरों में ये जलवायु पाई जाती है, क्योंकि मैदानों में तो आपका उपोष्ण पाई जाती है लगभग। तो जो मैदानों से पहाड़ में जो बहुत ऊंचाई पर भी नहीं है, जो कम ऊंचाई वाले पहाड़ों में स्थित शहर हैं, उन शहरों में गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। और ये जो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई है, इस ऊंचाई पर आपको अगर पता करना है कि आपके आसपास अगर चीड़ वृक्ष चारों तरफ है, तो आपकी लगभग यही जलवायु होगी आपके क्षेत्र में, गर्म शीतोष्ण जलवायु। क्योंकि इस ऊंचाई पर ये जलवायु पाई जाती है और इस ऊंचाई पर ही ये चीड़ वृक्ष की भी अधिकता है। तो चीड़ वृक्ष को लेकर ये कथन में भी ये प्रश्न आ सकता है कि चीड़ वृक्ष 900 से 1800 तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। कथन एक सही है, फिर मतलब 2 कथन दिए होंगे, वो उस हिसाब से आप आंसर करना। पर ये आपकी समझ में होना चाहिए कि चीड़ वृक्ष को इस ऊंचाई पर पाया जाता है, और इस ऊंचाई पर पाई जाने वाली जलवायु क्या है, गर्म शीतोष्ण, ठीक है। इसके आगे अगर हम देखेंगे शीत शीतोष्ण, तो शीत शीतोष्ण के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में गर्मी कम एवं सर्दी अधिक पड़ती है। अगर शीत शीतोष्ण का हम एक एग्जाम्पल देखें, तो जैसे कि हर्सिल है, हर्सिल की जलवायु शीत शीतोष्ण। गर्म शीतोष्ण वाली देखें
तो जैसे डुंडा है, उत्तरकाशी के अंतर्गत मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि हम उत्तरकाशी वाले हैं तो मुझे यहाँ के शहरों का ही ज़्यादा आइडिया है। तो जैसे यहाँ पर डुंडा हो गया, चिन्यालीसौड़ हो गया, ये हो गए गर्म शीतोष्ण में, और हर्सिल हो गया या राड़ी हो गया, राड़ी टॉप, ये हो गए शीतोष्ण जलवायु वाले एरिया, ठीक है। तो आप इसको एग्जाम्पल से माइंड में रखेंगे, क्योंकि देखो प्रजाति भी है। अब देखो चीड़ यहाँ पर ज़्यादा है, डुंडा चिन्याली में चीड़ दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपको चीड़ से के अलावा अन्य बांज, देवदार, ये प्रजातियाँ दिखने लग जाएंगी हर्सिल में, ठीक है। तो वो क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है तो वृक्षों की प्रजातियाँ भी परिवर्तित होती हैं और जलवायु परिवर्तित होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपकी इस क्षेत्र में सर्दी अधिक पड़ती है, तापमान वर्ष भर कम रहता है, मतलब साल भर आपको ठीक ठाक मौसम मिलेगा। सर्दियों में तो ठंड पड़ेगी, लेकिन गर्मियों में भी आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी, वो वाला एरिया है शीतोष्ण। इसके ऊपर जाएंगे तो शीत शुष्क जलवायु पाई जाती है, मतलब ठंडा तो होगा लेकिन शुष्क होगा, ठीक है, सूखी ठंड टाइप की होगी। 2500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई वाला ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, जहाँ आर्द्रता कम होगी, शुष्क मतलब जहाँ सूखा होगा, और सूखा जहाँ आर्द्रता कम होती है उसे ही सूखा बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु है तो शीत शुष्क, ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र क्या होता है कि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, मतलब वहाँ पर बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो जब बारिश नहीं होगी तो वहाँ आर्द्रता नहीं होगी, और आर्द्रता नहीं होगी तो शुष्कता ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। इसके अलावा आ गया हो एल्पाइन जलवायु। एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर तक के क्षेत्रों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राज्य के बुग्याल क्षेत्रों में एल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जहाँ आपने देखा ये मैदान है और इसमें छोटी छोटी घास है, छोटी छोटी घास है, तो ये ये बुग्याल वाले क्षेत्र हैं, ये अल्पाइन जलवायु पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। यही जलवायु जहाँ पे छोटी छोटी घास वाले मैदान दिखेंगे आपको, चाहे वो जम्मू कश्मीर के मर्ग वाले गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, या बुग्याल हैं, या हिमाचल प्रदेश में कोई बुग्याल जैसे वो हैं, तो इन क्षेत्रों में एल्पाइन जलवायु ही पाई जाती है। तो बुग्यालों के लिए बुग्याल क्षेत्रों में पाई जाने वाली जलवायु कौन सी? एल्पाइन जलवायु, ठीक है। प्रत्येक प्रत्येक उसका एक प्रश्न है, अपना अपना एक एक फैक्ट है, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं आता है वनडे एग्जाम में। हाँ, कोई अगर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसे अच्छी उत्तराखंड की भूगोल अलग बुक से अच्छे से पढ़े, लेकिन वनडे एग्जाम्स के लिए आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना होता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो राज्य के बुग्याल क्षेत्रों में अल्पाइन प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और 3000 से 4200 मीटर तक ये जलवायु पाई जाती है। अब देखो जो 4200 मीटर है या लगभग 4000 मीटर है, इसके ऊपर क्या होता है? हिमरेखा पाई जाती है, स्थायी हिमरेखा, यानी कि इससे ऊपर ये 4200 मीटर है, इससे ऊंचाई पर बर्फ़ पड़ी रहती है। तो यहाँ तो कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। हाँ, इसके नीचे बुग्याल पाए जाते हैं, और इसके नीचे अलग अलग भोजपत्र, और इससे भी कम ऊंचाई पर भोजपत्र आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो 4200 मीटर है या 4000 मीटर है, उसके ऊपर हर हर समय बर्फ़ पड़ी होती है, ठीक है। स्थायी हिमरेखा यानी कि परमानेंट हिम से बर्फ़ रेखा, स्नो लाइन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम इसमें आगे आएंगे, एक फिर हिमानी जलवायु है। तो यही वाली बात है कि इससे ऊपर अगर बर्फ़ है तो ऊपर कौन सी जलवायु होगी? हिमानी जलवायु होगी। तो 4200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पर वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं। हिमाच्छादित रहने के कारण यहाँ बर्फीली जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो जहाँ पर बर्फ़ होगी वो हिमानी जलवायु, हिमानी कोई बर्फ़ बोलते हैं, हिम कोई बर्फ़ बोलते हैं। देखो इस टॉपिक में था कुछ नहीं, बस आपको इतना समझना है कि ये जो हम यहाँ से यहाँ की ओर बढ़ रहे हैं ना, रियल में ये नक्शे में यहाँ की यहाँ नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब ये सॉरी यहाँ से यहाँ की ओर है। ये जो है ये सबसे जो दक्षिणी उत्तराखंड का जो दक्षिणी छोर होगा, और ये जो उत्तरी छोर होगा, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये जलवायु का क्रम है, और ये भी क्रम भी लगाने को आ सकता है। देखो दक्षिणी का मतलब यूएस नगर, हरिद्वार, पौड़ी का दक्षिणी एरिया और नैनीताल का दक्षिणी एरिया, तो वहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक है। देहरादून का भी थोड़ा सा एरिया। फिर उसके ऊपर आएंगे हम, तो जैसे नैनीताल का उत्तरी एरिया, पौड़ी का मध्य एरिया, और थोड़ा बहुत अल्मोड़ा का दक्षिणी हिस्सा, तो वहाँ पर पाई जाएगी ये वाली जलवायु। ऐसे ही उसके ऊपर जाएंगे शीत शीतोष्ण, फिर उसके ऊपर जाएंगे शीत शुष्क, और उसके ऊपर जाएंगे अल्पाइन, और उसके ऊपर जाएंगे हिमानी। एक दो बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है, और ये इतना अच्छा टॉपिक है कि आप इसकी समझ से ये अगर आपको समझोगे तो आपको इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और इसी समझ से बन जाएंगे,
ठीक है। जैसे पेड़ों के क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा जब वनों से संबंधित प्रश्न आएगा, जिस इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट समझना है। उपोष्ण प्रकार की जलवायु दक्षिणी भाग में, राज्य के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। ठीक है। शीत शुष्क जलवायु कहाँ पाई जाती है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। ठीक है। गर्म शीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है? उपोष्ण के थोड़ा ऊपरी हिस्से में। शीत शीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है? शीत शीतोष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है? जैसे मैंने बताया था ना, हर्सिल और राड़ी टॉप टाइप, मतलब ये तो हम उत्तरकाशी की एग्जांपल दे रहे हैं, जो अन्य जगह से वीडियो देख रहा हो तो अपने सबसे। एल्पाइन जलवायु कहाँ पाई जाती है? बुग्याल में। हिमानी जलवायु कहाँ पाई जाती है? 4200 मीटर से ऊपर। ठीक है। और जो शीत शुष्क जलवायु थी ये आपका 2500 से 3000 मीटर। और मैंने बोला था ट्रांस हिमालय क्षेत्र की हाइट भी याद रखना। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र की हाइट कितनी थी? जैक्सर श्रेणी है ना उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय की, ये देखो 2500 से 3500 मीटर, इतनी ट्रांस हिमालय की हाइट है, और वही शीत शुष्क जलवायु है लगभग। तो इस प्रकार से आप इस टॉपिक को करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि देखो जब यहाँ पे समझ बनेगी, बुक में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा मिलेगी। मैंने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेसिक नॉलेज रखा है, मतलब जो आपको पता होना ही चाहिए वो मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा बुक में कुछ अन्य लाइनें होंगी, अगर आपको ये समझ आएगा तो वो भी याद होंगी। तो उसके लिए पहले आपको ये याद होना ज़रूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, आप ये टॉपिक सेम से दिखेंगे, जैसे इसमें भी ऐसे विभाजन है, उष्ण उपोष्ण, तो कन्फ्यूज मत होना। इसको अलग अलग पढ़ लेना, चाहे अलग दिन पढ़ लेना। जैसे एक दिन आपने जलवायु पढ़ लिया, अब इसको अगले दिन पढ़ लेना, और इसके जगह दूसरा टॉपिक पढ़ लेना कोई, क्योंकि ये सेम से कन्फ्यूज करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं फिर भी, लेकिन लगभग वही बात है। देखो वहाँ पे उपोष्ण जलवायु थी मैदानों में, अब यहाँ पे कटिबंध है। ठीक है। तो देखो उपोष्ण कटिबंधीय वन, यानी कि वो वन जो उपोष्ण क्षेत्र में होता है, वही वाले कौन से जो नीचे हमारे मैदानों वाले एरिया में होंगे। तो कौन से 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जबकि निचले क्षेत्रों में ये 750 मीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो लगभग ये मान के चलो, ये 750 से 1200 मीटर इसकी हाइट है। और उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष, देखो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, साल। देखो मतलब अगर आप उत्तराखंड में आएंगे, यूपी से उत्तराखंड में इंटर करेंगे, तो आप यूएस नगर में पहुंचेंगे, तो आपको वहाँ सबसे ज़्यादा वृक्ष कौन सा दिखेगा? साल दिखेगा, हल्दू दिखेगा, बांस दिखेगा, खैर दिखेगा, और सेमल दिखेगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये 4 वृक्ष दिखेंगे, जिसमें से साल सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, उपोष्ण जलवायु भी हमारा वहीं पे थी, तराई क्षेत्र में, और उपोष्ण कटिबंधीय वन भी वहीं पर है। ठीक है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन ये नया वो है, इसको कंफ्यूज मत करना यहाँ पर, क्योंकि उसके बाद वहाँ वो था ना शीतोष्ण गर्म शीतोष्ण था ना, तो यहाँ पर थोड़ा दूसरा है, इसको अलग, ये 2 अलग हैं यहाँ पर, उसकी तरह नहीं है, बट ये 2 कम हाइट में है, और उसी हिसाब से देखो इसे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उपोष्ण कटिबंध है, इसके बाद उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई में कम वर्षा वाले स्थानों पे। देखो शुष्क का मतलब जहाँ पे वर्षा कम होगी। हाइट लगभग इनकी सेम ही है, 1200-1500, थोड़ा बहुत ही हाइट में अंतर है, लेकिन इनमें और इनमें फ़र्क क्या है? देखो दोनों सेम है लगभग। ठीक है। ये उष्ण उपोष्ण है, लगभग सेम है दोनों, बस अंतर एक है कि ये शुष्क है, ये कम वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। बाकी लगभग इनकी ऊंचाई लगभग सेम है। देखो यहाँ पे यही है, लेकिन वही है कि इसमें कम वर्षा होगी, क्योंकि शुष्क आ गया ना, शुष्क। तो शुष्क मतलब जहाँ वर्षा नहीं होगी, शुष्क मतलब सूखा हुआ, जहाँ आर्द्रता नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। ठीक है। तो इसको ऐसे देखना। इसका मेन है ढाक और जामुन, तो जामुन याद रख लेना, क्योंकि ढाक तो हमने सुना नहीं है ज़्यादा, लेकिन जामुन हम सुनते रहते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाओ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। देखो ये बारिश भी होगी यहाँ पर, ह्यूमिडिटी है, आर्द्र लिखा हुआ है, मतलब बारिश वाला एरिया होगा, लेकिन साथ में पतझड़ वन होंगे। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। देखो पतझड़ का मतलब यही होता है, जहाँ पर भी पतझड़ वन आ गया वहाँ पे वन आ गए मानसूनी, क्योंकि पतझड़ का मतलब होता है कि जो मानसून के अनुसार अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो जो मानसून के अनुसार अपने पत्ते झाड़ेंगे वो क्या हो गए? मानसूनी वन। ठीक है। तो इन्हें मानसूनी वन कहते हैं, पहला तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यह वन शिवालिक और दून घाटियों में पाए जाते हैं। ठीक है। शिवालिक और दून घाटियों में पाए जाते हैं। इसका प्रमुख वृक्ष क्या है? देखो सागौन, साल आया ना ऊपर भी, यहाँ भी आया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई वृक्ष एक लिमिटेड तक पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई वृक्ष कम ऊंचाई पर भी उग जाता है, और कोई वृक्ष ऊपर तक भी पाया जाता है। तो कुछ हद तक, क्योंकि इनकी ऊंचाई लगभग तीनों की सेम है,
तो ये वृक्ष आपस में इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम होगा, जैसे जामुन है तो जामुन बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ नहीं होगा इस कैटेगरी में, और जामुन यहाँ भी नहीं होगा इस कैटेगरी। अब साल यहाँ है ना, तो जामुन यहाँ हो सकता है लेकिन कम होगा, जामुन यहाँ भी हो सकता है कम होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा साल यहीं होगा उपोष्ण कटिबंध में, सबसे ज़्यादा जामुन यहीं होगा। सबसे ज़्यादा सागौन, यहाँ का प्रमुख वन सागौन है, देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट सागौन और सहतूत, क्योंकि ये यहाँ पर ही ज़्यादा होते हैं, ये इसके अलावा और कहीं नहीं होते हैं ज़्यादा। होंगे हल्के फुल्के ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यहीं होंगे। देखो 3 वन पढ़े हमने। उपोष्ण कटिबंधीय वन, उपोष्ण मतलब वो दक्षिणी भाग में जहाँ पर गर्मी पड़ती है, ठीक है, वर्षा भी ठीक होती है और गर्मी भी पड़ती है, ऐसा समझो तुम। तो वो है आपका साल, उसमें मुख्य है हल्दू, बांस, खैर, ये सब, सेमल, सेमल भी आपने सुना हुआ है। उसके अलावा उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ पर ढाक और जामुन, पता ही है आपको, जामुन के वन से जामुन उसी जगह होता है जहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। फिर आर्द्र पतझड़ वन, जहाँ पे पतझड़ आ गए तो वो हो गए, पत्ते कब झड़ते हैं, मानसून के अनुसार, तो वो उन्हें कहते हैं मानसूनी वन। ये शिवालिक या दून घाटियों में पाए जाते हैं। इसमें सागौन, सागौन की लकड़ी आपको पता है बड़े फेमस है, सहतूत, ये दो वृक्ष इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर जब हम आगे आएंगे, अच्छा इस टॉपिक का एक ये है कि अभी तो ये मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरे को कम टाइम मिल रहा है इसमें ये स्लाइड बनाने के लिए या जो भी चीज़ें के लिए। कभी फ्यूचर में दोबारा आऊँगा तो इस बार जैसे लिख रखा है, अगली बार मैं इसमें फ़ोटो दिखा दूँगा, फ़ोटो ऐड कर दूँगा। तो थोड़ा अगर दोबारा कभी हम आ गए इसको या रिवीजन के वे में पढ़ेंगे जब इसका दोबारा से ज्योग्राफी को, तो उस बार मैं इसमें थोड़ा और चीज़ें ऐड करूँगा, इमेज ऐड करूँगा, मैप थोड़ा और ऐड करूँगा, ताकि और समझ में आए। अभी पहला ये है कि अब एग्ज़ाम है कई लोगों का नज़दीक, उनको देख के, पर जो नए बच्चे भी हैं तो कम से कम अभी मैं उनको बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता, उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे लिख के ला रहा हूँ, उसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब दोबारा इसका रिवीजन होगा तो मैं इसमें इमेज ऐड करूँगा और इसको और बेहतर ढंग से समझाया जाएगा। उस टाइम मैं ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगा, उस टाइम में सीधे तुम्हें याद दिलाऊँगा कि देखो हमने ये कहा था, अब ये देखो, ये पेड़ देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा। चलो ये हो गया। अब जो सबसे मुख्य है, जिसको लेके पेपर में कई बार आ चुका है, वो है कोणधारी वन, ठीक है। कोणधारी वन राज्य में 900 से 1800 मीटर। देखो 900 से 1800 मीटर वही वाली जलवायु है, कौन सी, गर्म शीतोष्ण वाली, गर्म शीतोष्ण जलवायु भी 900 से 1800 है, और कोणधारी वन भी 900 से 1800 मीटर है, ठीक है। यही इसी में गर्म शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही कोणधारी वन पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषता है कि इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, ठीक है। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष, इंपॉर्टेंट वृक्ष है, और सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला क्वेश्चन है चीड़ वृक्ष। अगर अभी तक कोई अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग टाइप से इसका क्वेश्चन पूछा हो तो चीड़ का बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, चीड़ किस जलवायु का वृक्ष है या किस कटिबंध का वृक्ष है, तो कोणधारी वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा देखो, चीड़ पाएंगे ये कोणधारी वन है। अब इसमें ध्यान देना कि इन वनों में शुष्कता रहती है, और आमतौर पे चीड़ वहाँ पे होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन पहाड़ वाले एरिया में गर्मी ज़्यादा हो जहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा चीड़ पाया जाता है। मैदानों में चीड़ उतना नहीं होता, लेकिन पहाड़ भी हो और गर्मी भी हो तो वहाँ पे चीड़ पाया जाता है, ठीक है। मतलब जो इसकी लोकेशन हमने देखी है कि आमतौर पे वहीं दिखता है, ऐसे पहाड़ों पे ही दिखता है जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। और वैसे हाइट है इसकी 900 से 1800 मीटर इस ऊंचाई में पाया जाता है। इन वनों में शुष्कता रहती है, ठीक है। चिलगोजा, देखो चिलगोजा, पिरुल और लीसा, ये 3 चीज़ें इससे मिलती हैं। अब देखो, लीसा तो होता है लिक्विड जो निकाला जाता है, लीसा के टेंडर भी पड़ते हैं, लीसा गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू निकाला जाता है, ऐसे ही कोई भी नहीं निकाल सकता, लीसा के ठेकेदार होते हैं, लीसा का पूरा टेंडर पड़ता है, फिर गवर्नमेंट निकलवाती है लीसा, ठीक है। अलग अलग कामों में आता है लीसा। पिरुल, पिरुल तो चीड़ की पत्तियाँ होती है, देखो ऐसे देखी होगी तुमने, 3 ऐसे ऐसी वाली, जिनको लोग इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो ये भी समझ गए तुम, पिरुल, पिरुल उसको बोलते हैं जो चीड़ की पत्तियाँ होती है, चीड़ वृक्ष की पत्तियों का। लेकिन चिलगोजा क्या होता है, चिलगोजा तुमने वो देखा होगा कि जो ऐसे चीड़ का वो रहता है फल, जिसे छेंती बोलते हैं, ठीक है, छेंती बोलते हैं, उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, बीज, उसको बोलते हैं चिलगोजा, पाइन नट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि चिलगोजा क्या है, या चिलगोजा किस वृक्ष से प्राप्त होता है, तो ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि पिरुलोलिस हमने बहुत ज़्यादा सुना है तो चिलगोजा पे फोकस नहीं जाता इतना, इसलिए इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कि चिलगोजा जो है वो जो चीड़ की छेंती होती है उसके अंदर जो, वो जिसको खाते भी हैं हम, जो बीज मिलता है ना चीड़ की छेंती के नीचे अंदर, तो वो है पाइन नट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोणधारी वन हो गया 900 से 1800 मीटर, चीड़ इसका बहुत ही महत्वपूर्ण वन है। और हमारे राज्य में जो आग लगती है ना, आग, वो ज़्यादातर
चीड़ वाले जंगल में ही लगती है, ठीक है। कोणधारी वन में ही लगती है ज़्यादातर आग, क्योंकि इस वन में गर्मी भी होती है, और दूसरा ये जो पिरुल होता है ये आग फैलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी हमारी उत्तराखंड पिरुल नीति भी आई हुई है 2-3 साल पहले, 2023 में शायद, ठीक है। तो पिरुल नीति भी आई हुई है, इसके नीति के थोड़ा पढ़ लेना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है हल्का फुल्का। इसके अलावा जब हम अगले क्वेश्चन में आएंगे, पर्वतीय शीतोष्ण वन। अब आगे शीतोष्ण वाले, शीत ठंडे वाले वन, ठीक है। तो देखो शीतोष्ण, यहाँ पर इसको क्या नाम दिया गया था, देखो यहाँ था शीतोष्ण, और यहाँ पे है पर्वतीय शीतोष्ण, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, पर्वतीय शीतोष्ण बस फिर से वही हर्षिल वाली हाइट पे चले जाओ, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इसमें देखो ओक, देखो जो ओक होता है ना, ओक वृक्ष की 3 प्रजातियाँ होती है, बांज, मोरू और खरसू। ये तीनों वृक्ष पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। इस ऊंचाई पे तीनों वृक्ष पाए जाते हैं, ओक वृक्ष की इस वाली हाइट में पाए जाते हैं तीनों वृक्ष। तो एक तो हो गया ओक इम्पोर्टेंट। दूसरा सिल्वर ओक भी बोलते हैं इसे, सिल्वर ओक, ठीक है, ये भी सिल्वर भी होता है। दूसरा देवदार, सॉरी सिल्वर ओक अलग भी हो सकते हैं, मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है, इसको थोड़ा देख लेना आप, सिल्वर कौन सा है ये। एक तो सिल्वर ओक होता है, वो शायद अलग है, ये अलग है, हो सकता है वही हो। और एक देवदार जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देवदार वृक्ष किस ऊंचाई पर पाया जाता है, 1800 से 2700 मीटर पे। और दूसरा ओक और या बांज, बांज तो उत्तराखंड का सोना है, तो वो भी किस ऊंचाई पर पाया जाता है, इसी 1800 से 2700 मीटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना। अब आगे आते हैं अल्पाइन वन पे। अल्पाइन वन क्या है, 2700 मीटर से आगे। अब देखो जो वहाँ पे ना क्या था, एल्पाइन प्रकार की जलवायु थी ना, एल्पाइन जलवायु वही है, देखो, ठीक है। इसमें शीत शुष्क ट्रांस हिमालय में थी, तो ये बहुत लिमिटेड एरिया है, तो डायरेक्ट इसके बाद अल्पाइन जलवायु वाला वन हम पढ़ रहे हैं। देखो अल्पाइन वन 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष देवदार, देखो देवदार यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है, ऐसा नहीं कि सारे देवदार ही आएंगे, लेकिन देवदार जो आएगा वो पर्वतीय शीतोष्ण वनों में ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो अल्पाइन वनों में देवदार, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा राज्य वृक्ष, ठीक है, बुरांस। बुरांस, वैसे बुरांस भी इसमें पाया जाता है, पर्वतीय शीतोष्ण में भी पाया जाता है, तो ये दोनों, ठीक है, इसी एक ही मतलब इन दोनों की, जैसे देवदार और बुरांस इन दोनों कैटेगरी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार या तो ये होगा या तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। और बर्च, ये 3 वृक्ष इंपॉर्टेंट है। बर्च को क्या है, बर्च को भोजपत्र को बोलते हैं, बर्च, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है भोजपत्र को बर्च भी कहते हैं। अल्पाइन झाड़ियाँ 300 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं। इनमें विलो, अब देखो जो एल्पाइन के जो मुख्य वन हैं, वृक्ष हैं, ये तो ये हैं, लेकिन साथ में एल्पाइन की झाड़ियाँ ये भी पेड़ ही होते हैं, बट इन्हें थोड़ा झाड़ियाँ कहा हुआ है इसमें। विलो, जूनिपर और रिप्स, जिसमें से विलो इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, जो विलो है ना, विलो, इससे बनाए जाते हैं क्रिकेट के बैट। देखो हम तो क्रिकेट के बैट आम के पेड़ का भी आम की टहनी का भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम आम की टहनी का क्रिकेट बैट बनाते हैं तो बहुत भारी होता है, ठीक है। विलो की खास बात यह है कि वो एक तो हल्का होता है और दूसरा मजबूत होता है। आपको पता है क्रिकेट की बॉल बहुत हार्ड होती है, तो उस बॉल से खेलने के लिए मजबूत बैट चाहिए, लेकिन मजबूत बैट आमतौर पे हमें वेट में, मतलब ज़्यादा वेट के हो जाते हैं, ज़्यादा वेट का बैट होगा तो वो खेला नहीं जाएगा। तो विलो एक ऐसा लकड़ी है, ठीक है, जो कि हल्की और मजबूत होती है, इसलिए क्रिकेट में इसका इस्तेमाल होता है। भारत में जो विलो यूज़ होती है वो होती है कश्मीर विलो, ठीक है। देखो ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं और ज़्यादातर कश्मीर में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो विदेश वाले लाते हैं वो लाते हैं इंग्लैंड विलो या इंग्लिश विलो, ठीक है। इंग्लिश विलो यानी कि वो विदेश की विलो है, तो वो इंग्लिश विलो और ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो और ज़्यादा ठंडे एरिया की विलो है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इसमें। और दूसरा बर्च, बर्च का जो दूसरा नाम है भोजपत्र, राज्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसे बर्च भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है भोजपत्र। भोजपत्र से एक वो भी निकलता है क्या, भुजलीसा या भोजलीसा भी निकलता है इससे। तो लीसा ये गोंद का काम करता है एक हिसाब से, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान रख लेना इसे। तो देखो अल्पाइन वन में जो सबसे ऊंचे वन है, तो अब देखो कैसे कैसे भोजपत्र किस में, देखो अल्पाइन वन में, ठीक है, अल्पाइन वन। देवदार किस में, शीतोष्ण में, सॉरी किस में, शीतोष्ण में ना, पर्वतीय शीतोष्ण में, पर्वतीय शीतोष्ण में, ठीक है। चीड़ किस में, कोणधारी में। साल किस में, साल किस में बताओ, साल है आर्द्र शीतोष्ण में,
या शुष्क शीतोष्ण में, नहीं शुष्क में तो जामुन है, साल है शीतोष्ण उष्ण उपोष्ण में, ठीक है। और सागौन भी लगभग उसी हाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो देख लो, उपोष्ण में है साल, और सागौन कहाँ था, सागौन भी आर्द्र पतझड़ में है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ में। तो ये देखो हाइट के अनुसार ऐसा है, सबसे कम हाइट पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके साथ एक एक और मिलाएं तो देखो, जैसे यहाँ पर इस हाइट पर आपका इन दोनों के बीच की हाइट पर बुरांश भी मिल जाता है, ठीक है। इन दोनों की हाइट पर यहाँ पर बांझ भी मिल जाता है, इन दोनों के बीच की हाइट या कॉमन हाइट पे, ठीक है। तो इस प्रकार ये मुख्य जो वृक्ष हैं तो उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया इसकी, और ये कॉमन लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। कल के दिन आप फॉरेस्ट में सेलेक्ट होंगे, कल के दिन आप घर में मतलब अपने घर के लिए लकड़ी का व्यवस्था कराएंगे, तो आपको पता होगा कौन सी लकड़ी कहाँ होती है, या कुछ भी है, मतलब वो घर के लिए ही की बात नहीं है, कॉमन नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि रोज़ हम साल सागौन घर वालों से, गांव वालों से सुनते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इसका काम क्या है। अब देखो, उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष, ठीक है। एक वृक्ष बांज वृक्ष है जो कि अलग विशेषता रखता है। क्यों है इसकी खास विशेषता, देखो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मल्टी टैलेंटेड वृक्ष है, ठीक है। मतलब ऑलराउंडर वृक्ष जिसे बोलते हैं, इसे उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है। विश्व में बांज की 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। देखो शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, यानी कि शीतोष्ण में और कौन था शीतोष्ण में, देवदार, मुख्य वृक्ष देवदार था शीतोष्ण में, ठीक है। तो देवदार के साथ बांज भी यहाँ पर पाया जाएगा। बांज वृक्ष को राज्य में शिव की जटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जटा, क्योंकि देखो जैसे शिव की जटा से भागीरथी नदी निकली थी या गंगा नदी निकली थी, ऐसे ही शिव की जटा में क्या होता है, मतलब इसको इस जो बांज वृक्ष है, जो राज्य की गाड हैं, गदेरे हैं, वो इसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी नदियाँ तो आमतौर पे तुम्हें पता है ग्लेशियर पिघलने से निकलती है, लेकिन तुम देखते होंगे कि तुम्हारे गाँव के एक गाड निकल रही है, लेकिन वो ऊपर ऊपर जा रही है कहीं, लेकिन बर्फ़ भी नहीं, पर वो गाड कहाँ से निकल रही है, तो वो गाड बांज के जंगलों से निकलती है, ठीक है। इसलिए इसे शिव की जटा भी कहते हैं, ठीक है। राजा को अपनी नदियों तो अच्छा सेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन गाड, ठीक है, राज्य की गार्डें हैं जो उन सबको अपने में समेटे हुए। बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम परीक्षा में आया हुआ है, क्वारकस ल्यूकोटाइकोफेरा, ठीक है। क्वारकस ल्यूकोटाइकोफेरा, इसको ऐसे याद रखना, क्वारकस ल्यूकोटाइकोफेरा, तो ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद सफ़ेद बांज, एक जो बांज की 5 प्रजातियाँ ना, उसमें से सफ़ेद बांज है एक, जो सफ़ेद बांज पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्ष है। तो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा जो बांज है वो कौन सा, सफ़ेद बांज है, महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसके बाद देखो, बांज को पहाड़ का सोना भी कहते हैं। उत्तराखंड का वरदान, पहाड़ का सोना, सारे नाम बांज के हैं। बांज का दूसरा ओक की प्रजाति थी ना ये, बांज मोरू और खरसू, 3 ओक के अंतर्गत थी ना ये तीनों प्रजातियाँ, बांज मोरू और खरसू, मैंने बताया था यहाँ पे। देखो ओक की 3 प्रजातियाँ, बांज मोरू और खरसू, ठीक है। अच्छा, बांज कैसे याद रहेगा तुम्हें, इमेज देख लेना, ठीक है। बांज अलग होता है, देवदार अलग होता है, बहुत आसानी से पहचान जाओगे। चीड़ बहुत अलग होता है इसमें से, ठीक है। इसके अलावा विलो तो मैंने बता दिया, क्रिकेट के बैट, ऐसे याद रह जाएगा। भोजपत्र, तुम्हें पता है कि भोजपत्र के तने से ना कागज़ बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, जो मतलब लिखे जाते थे ग्रंथ, तो भोजपत्र पे लिखे जाते थे, ऐसा कहा जाता था। पेड़ की छाल, तो भोजपत्र की छाल वही होती है। अच्छा, क्यों कहते हैं पहाड़ का हरा सोना बांज को, क्योंकि देखो एक तो सबसे पहले जो बांज की लकड़ी होती है उसको अगर तुम जलाओ ना तो पूरी रात जलेगी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जलाने ऐसे एकदम से ख़त्म नहीं हो जाएगी, अच्छे से जलेगी और पूरी रात जलेगी, ठीक है। ईंधन के रूप में मतलब वो सर्वोत्तम है, सबसे हाई क्वालिटी की लकड़ी है। और लकड़ियाँ तुम जलाओगे 2 घंटे में ख़त्म, बांज की लकड़ी रात भर जलती रहेगी। बांज की लकड़ी का उपयोग, इसके अलावा जो इसकी लकड़ी है इसका उपयोग विभिन्न कृषि औजारों, अब देखो विभिन्न कृषि औजारों मतलब क्या क्या औजार, जैसे कुदाल, तो कुदाल होता है ना ऐसे पीछे, तो ये जो आगे तो लोहे का ऐसा नोक होता है और पीछे कुदाल ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। ये चिड़िया बन गई, लेकिन लोहे का नोक और ऐसा नहीं होता पीछे कुदाल, ठीक है, ऐसे। तो ये कुदाल में जो ये लकड़ी लगती है ना, ये बांज की लगती है आमतौर पे। अब तो लोग लोहे का भी लगाते हैं, लेकिन जो गांव में लगती थी वो बांज की लकड़ी लगती थी। दरांती तो तुम्हें पता ही है ऐसे रहती है, तो ये जो लकड़ी है ये बांज की लगती थी,
ठीक है। बीन मुझे पता नहीं है, इसका ध्यान नहीं है मुझे। हल्के नसूड़े, तो जो हल्का नसूड़ा होता था ना, नसूड़ा हल्का नसूड़ा रहता था एक ऐसा, इसमें बीच में लोहे की वो लगती थी, लेकिन जो ये साइड में है ना लकड़ी का रहता था बना हुआ, तो इसमें भी हल्का नसूड़ा। नसूड़ा किससे संबंधित आ सकता है, ठीक है। तो नसूड़ा कृषि से संबंधित है। क्या है, एक बर्तन या वाद्य यंत्र या कुछ कृषि उपकरण, तो कृषि उपकरण है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। पाटा, तो पाटा भी ऐसी होता है कुछ यूज़। और एक दनियाली होती है, ये भी उसकी तरह होती है, दरांती की तरह, ठीक है। दरांती को भी बोलते हैं दनियाली, तो उसके निर्माण में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया उत्तराखंड का वरदान बांध वृक्ष। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख वृक्ष हैं राज्य के, जैसे जो चीड़ वृक्ष था ना, एक तो उसे तारपीन का तेल मिलता है, ठीक है, तारपीन का तेल। दूसरा जो खैर वृक्ष है एक, तो देखो चीड़ वृक्ष से क्या क्या मिल रहा, चिलगोजा, पिरुल, साथ में लीसा और तारपीन का तेल, ठीक है। दूसरा जो खैर वृक्ष है, खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट याद रखना आपको, खैर वृक्ष से कत्था बनाया जाता है। कत्था चूना जैसा पता नहीं है, कुछ होता है, ये ध्यान नहीं मुझे इतना। विलो की लकड़ी का मैंने बता दिया तुम्हें कि क्रिकेट बैट, विलो गलत लिख दिया यहाँ पे, विलो है ये, ठीक है, विलो। तो विलो की लकड़ी से क्रिकेट बैट। भोजपत्र के तने से मैंने बोला ना कि कागज़, ठीक है, तो भोजपत्र का प्रयोग पुराने ज़माने में कागज़ के लिए किया जाता था, या उसके तने के कागज़ के रूप में प्रयोग किया जाता था। अच्छा, जो देवदार है, एक तो देवदार की लकड़ी बहुत कीमती होती है, शीतोष्ण वन है ना देवदार, साथ में इससे सुगंधित तेल भी बनाया जाता है, ठीक है। और फर्नीचर भी, लकड़ी भी यूज़ होती है ना इसकी, देवदार का बहुत। तो ये दो चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो राज्य वृक्ष है बुरांस, तो बुरांस किस काम आता है, बुरांस और एक ढाक का फूल है कोई, अब पता नहीं है प्रजाति हो कोई, इन दोनों से रंग बनाए जाते हैं। लाल रंग बुरांस से बनाया जाता है, ऐसे याद रखना, लाल रंग बुरांस से बनाया जाता है। और एक स्प्रूस है, ये भी ऊपर प्रजातियों में पाया जाता है, तो इससे पैकिंग डब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है, स्प्रूस से। देखो ऐसे परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है इसको। और इसके अलावा जो पेपर में कई बार आ चुका है मोस्टा, तो जो मोस्टा हस्तशिल्प है ना, हस्तशिल्प मोस्टा, इसके लिए रिंगाल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और रिंगाल भी कहाँ का वृक्ष है, चीड़ से थोड़ा हाइट वाला, चीड़ से थोड़ा ऊपर की हाइट में पाया जाता है, लगभग बांज की हाइट में पाया जाता है रिंगाल वृक्ष, ठीक है। तो ये आपका प्रमुख वृक्ष हो गए, या प्रमुख वो वनों के प्रकार हो गए, ठीक है। उसके अनुसार वृक्ष हमने देख लिया हल्के फुल्के, ठीक है। तो इसके बाद हम औषधि पढ़ेंगे। देखो मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो 20-20 मिनट की वीडियो देके बिखरना, अलग अलग कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता किसी को। मैं 1 घंटे में 3-4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, या जितना भी मिनट में 3-4 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब आपने भी ये ज़रूरी नहीं कि साथ में ही देखना है, आप इसको अलग अलग दिन देख सकते हैं। मतलब जो मैं 15 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर कोई नया स्टूडेंट है तो 15-20 मिनट से अगर उसको लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा सा कंटेंट हो गया, तो वो रोक के अगले दिन दोबारा वीडियो देख सकता है। ज़रूरी नहीं कि सारा वीडियो एक ही दिन देखना है, या पूरा 1 घंटा एक ही दिन देखना है। मेरी तो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतनी सारी वीडियो अगर अलग अलग डालूँगा तो बिखर के वो, मतलब जो पढ़ने वाला होगा उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। तो इसलिए मैं टॉपिक कुछ 2-3 पॉइंट बिंदु पकड़ के एक साथ वीडियो बना रहा हूँ, वो आप लोग अपने अनुसार देखें। दूसरा, मेरी वीडियो स्पीड में कम देखें क्योंकि मैं स्पीड से खुद ही बोलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो आराम से देखनी है, रिलैक्स होकर देखनी है, और स्पीड नहीं बढ़ानी है उसको। ज़रूरी नहीं कि सारी वीडियो एक ही दिन देखो, आधा घंटा एक दिन देख लिया, आधा घंटा दूसरे दिन देख लिया, 2 पार्टों में कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं एक ही दिन में रिकॉर्ड कर देता हूँ ये, फिर मुझे पता भी नहीं होता कि दोबारा टाइम कितने दिन बाद मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसे आराम आराम से करता हूँ, मतलब मैं एक दिन में करता हूँ, आप आराम आराम से कर सकते हो इसे। 2 टॉपिक पढ़ने के बाद अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है आज का, वो प्रमुख औषधियाँ हैं। और औषधियाँ उत्तराखंड में आपको पता है पुराने ज़माने में दवाइयाँ नहीं होती तो औषधियों से काम चलाते थे। तो वही औषधियाँ हैं जिनसे पुराने ज़माने में कौन कौन सी बीमारी ठीक होती थी, उनको ही हमने अभी पढ़ना है कि कौन सी औषधि से कौन सी होती थी, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। वन प्रबंधन अधिनियम 1982। देखो 1982 में वन प्रबंधन अधिनियम आया होगा तभी लिखा हुआ है। 1982 में वन प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया, यानी कि प्रतिबंधित क्या किया गया, इनको आप नहीं उगा सकते, ठीक है। इन जड़ी बूटियों को आप बिना लाइसेंस के या बिना परमिशन के नहीं उगा सकते। साथ में भारतीय आयात प्राधिकरण ने 14 पौधों की आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ कि आप विदेश से इन पौधों को के बीज को यहाँ नहीं ला सकते, या पौधों को यहाँ नहीं ला सकते। तो 2 फैक्ट है, राज्य की 114 जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित है और आयात पे 44 प्लस। क्यों 114 को क्यों प्रतिबंध किया है,
क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ जहर का काम करती हूँ, इसमें से कुछ नशे के काम करती हूँ, तो इसलिए ये जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित है। और आयात वाली भी इसीलिए, ठीक है, क्योंकि विदेश से हो सकता है इससे इन जैसे ये प्रजातियाँ जो 44 वो हैं, हो सकता है जिस क्षेत्र में ये होगी वहाँ की फसल को नुकसान करे या वहाँ की जैव विविधता को नुकसान करे, इसलिए ये प्रतिबंधित है। तो ये राज्य ने फैसले लिए हुए हैं। उत्तराखंड में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 114 क्या हैं, प्रतिबंधित है, याद रखना। अब जो ये जड़ी बूटियाँ थी, इनके विकास के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए, इनके बारे में शोध करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड बनाया गया, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कब बनाया गया, 2002 में, 14 अगस्त 2002 में, 14 अगस्त 2002 में ही बना दिया गया था क्या, औषधीय पादप बोर्ड। इसका अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री, याद रखना, इसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये राज्य में जड़ी बूटियों के विकास के लिए, उनके बारे में नीतियाँ निर्माण करने के लिए ये एक बोर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए, देखो कृषिकरण, जो ये सगंध पादप मतलब यही वाले जो हैं, कृषिकरण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं, ये विपणन में से बेचना होता है, कृषिकरण में से उगाना होता है, उगाना, ठीक है। इसको उसको मतलब उसको उसके बारे में प्रसंस्करण मतलब उसको जो रिसर्च है या जो भी चीज़ें उसमें वो हैं, जैसे जब कोई फसल हो जाती है तो उसको जो रखा जाता है, जैसे कोल्ड स्टोरेज या इधर उधर उस चीज़ के लिए ये प्रसंस्करण बोलते हैं उसके लिए। तो उगाने के लिए, उसको स्टोरेज के लिए और विपणन के लिए, ये तीनों के लिए जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र सैलाकुई की स्थापना, देहरादून की स्थापना की गई। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि सगंध पादप केंद्र सैलाकुई, सगंध पादप केंद्र कहाँ है, तो सैलाकुई में। क्या है इसका काम, इसका क्या है कि जो सगंध पादप है ना, ठीक है, तो इनकी कृषिकरण यानी इनकी खेती करना, इनका प्रसंस्करण करना और विपणन, इनको बेचने के लिए जो भी नियम कानून में जो भी रूल्स बनाएंगे वो ये सगंध पादप केंद्र सैलाकुई देहरादून बनाएगा, ठीक है। अरे इसमें ये लाइन छूट गई, कोई नहीं, इसको टाइप नहीं हो पाई ये पूरी, ठीक है। तो महाकवि कालिदास ने हिमालय को औषधीय प्रस्थ अर्थात औषधियों का भंडार कहा है, ठीक है। तो महाकवि कालिदास ने हिमालय को औषधियों का भंडार कहा गया, ठीक है। छोड़ो, ये महाकवि कालिदास का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चरक संहिता वाला। चरक संहिता में उत्तराखंड को तो वानस्पतिक बगीचा कहा गया है और हिमालय को कहा गया है हिमवंत औषध नाम भूमि नाम, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है कि किसको क्या कहा है, उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया और हिमालय को कहा है हिमवंत औषध भूमि नाम। अब देखो, अब थोड़ा जल्दी नहीं मतलब इसकी इंपॉर्टेंट करके ये पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो भीमल से क्या होता है कि छोटी टहनियों से रस्सी बनाई जाती है। रस्सी आपने देखा होगा कि जो भीमल की टहनियाँ होती है उनको गाड़ या गधेरे में डुबाया जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर वो क्या हो जाता है, वो जो उसकी जो छाल है, टहनियों की जो छाल होती है वो छोड़ देती है टहनी को, फिर उन्हें अलग किया जाता है। तो जो लकड़ी होती है वो जलाने के काम आती है और साथ में जो रस्सी होती है वो जो बाकी उसकी जो छाल होती है वो रस्सी बनाने के काम आती है, ठीक है। ये परीक्षा में आया हुआ है भीमल को लेकर, ठीक है, एक दो पेपर पहले ही आया हो। तो भीमल को समझा करो, आप देखना गाँव में देखना केड़े बोलते हैं, जैसे इसकी लकड़ी को केड़े बोलते हैं, केड़े गढ़वाली में ना। तो जब जब वो अलग कर देते हैं इसकी रस्सियों, छोटी टहनियों से, जब जो उसकी छाल है उसको अलग करके रस्सी बनती है और जो कोमल शाखाएँ रहती है उसको कूट करिए तो पहले ही हो जाता है, खैर उसको शैम्पू बनाए जाते हैं। और जो जब छाल अलग करने के बाद जो डंडी बचती है जिसे केड़ा बोलते हैं वो जलाने के काम आता है, ठीक है। तो अभी जलौनी लकड़ी के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं। तो भीमल एक मतलब तीन पर्पज़ से होते हैं, रस्सी, शैम्पू और जलौनी लकड़ी, 3 पर्पज़ होते हैं भीमल के, ठीक है। तो पेपर में आया हुआ है। भीमल सबने देखा होगा मैक्सिमम जो पहाड़ी बच्चे हैं। इसके बाद सिकाकाई। तो सिकाकाई तुम्हें पता है कि जब जो शैम्पू होते हैं, कोई भी शैम्पू लेना आप क्लिनिक वाला से कोई भी, उसमें लिखा होगा सिकाकाई, ठीक है। तो आमतौर पे शैम्पू में सिकाकाई होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सिकाकाई बहुत फेमस है, या मतलब सबको ही पता है इसके बारे में। जिरेनियम, देखो जिरेनियम एक अफ्रीकी मूल का पौधा है। क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी मूल का पौधा है, तो ये है। ये किस काम आता है, सुगंधित इत्र और सौंदर्य प्रसाधन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मतलब फैशन का काम कौन करता है, अफ्रीकी मूल का पौधा, ठीक है। यानी कि अफ्रीका के लोग जो काले हैं उनको फैशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जिरेनियम उनकी हेल्प करता था, तो फिर अब उत्तराखंड में भी ये ला दी है, ऐसा समझे से।
माइंड में याद रखना है कैसे भी। एक है अमेस। तो जो अमेस है वो आपका क्या करता है, देखो टमाटर के विकल्प के रूप में कार्य करता है। अभी इनकी ना फ़ोटो लगा के लाऊंगा मैं अगली बार तो आसानी से दिख जाएगा। टमाटर के विकल्प के रूप में होता है। इसे हिप्पोपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा इसका उपयोग चटनी बनाने और टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ये अमेस है, होता है ऐसी पौधा होता है अमेस, गोल गोल होता है, छोटा होता है, थोड़ा टमाटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, हरा हरा होता है। तो देख सकते हो, तुम खुद भी सर्च कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी है कि मैं ही लाऊंगा, तुम खुद भी सर्च कर सकते हो उन्हें रिवाइज़ करते करते। धुनेर, धुनेर क्या है, तो ध्यान देना कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त हो, जो कैंसर के इलाज में जो प्रयुक्त टैक्सोल होता है ना, टैक्सोल, मैंने इसको हाईलाइट करना भूल गया। जो टैक्सोल होता है ना, टैक्सोल एक रसायन होता है, ठीक है, जो कि कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है। तो वो धुनेर नामक पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसा रखना याद कि कैंसर की धुलाई कौन करता है, धुनेर। जो कैंसर की धुलाई करता है वो कौन है, धुनेर है, ठीक है। टैक्सोल रसायन निकलता है धुनेर पौधे से जो कैंसर की धुलाई करता है। जेट्रोफा, ये आ गया साइंस का पौधा, साइंस में ज़्यादा ही आता है ये क्वेश्चन। जेट्रोफा, तो जेट्रोफा यानी कि बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा, इसका दूसरा नाम है रतनजोत वृक्ष का। दोनों में से कभी कभी रतनजोत पेपर में आ जाता है ऑप्शन, तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बायोडीजल बनाने के लिए। ब्राह्मी बुद्धिवर्धक शाक है। तो बा से ब्राह्मी और बा से बुद्धि, ठीक है। और बुद्धि किसकी ज़्यादा है, तेज, वो हरिद्वार वालों की बुद्धि तेज है, ऐसे याद रखना। हरिद्वार वालों की बुद्धि तेज है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ब्राह्मी, ठीक है। कुछ भी ट्रिक करके याद रखो। इसके बाद आ जाओ कंडाली। तो कंडाली आपको पता ही है, कंडाली या बिच्छू घास, कंडाली लगती है तो कैसा लगता है फिर। अच्छा, जो कंडाली है वो यूरोपीय मूल का है। अभी ऊपर जो आया था, कौन कौन आया था ऊपर, जिरेनियम। जिरेनियम अफ्रीकी मूल का था, जो कि सेंट और किसके काम आता था, सौंदर्य प्रसाधन के। ऐसी कंडाली है, ये यूरोपीय मूल का पौधा है। अब कैसे रखोगे तुम याद यूरोपीय मूल का। अब देखो, जब जो भारत में अंग्रेज़ों का जो वो था ना, गुलामी, अंग्रेज़ों ने जो हमें गुलाम बनाया था, तो याद रखना कि वो हमें डंडे से नहीं मारते थे, वो हमें अपने क्षेत्र से नाव पे भर भर के कंडाली लाते थे और फिर हम पे कंडाली लगाते थे। ऐसे ध्यान रखना, ये मैं रियल स्टोरी नहीं है, बस ऐसी ट्रिक याद रखना कि यूरोपीय मूल का पौधा कौन है, जो अंग्रेज़ लाए थे हमको। और अंग्रेज़ ने क्या, अगर हम काम नहीं करेंगे, कुल्ली बेगार नहीं करेंगे तो कंडाली मारते थे हमें, ऐसे याद रखना इसे, ठीक है। तो यूरोपीय म्यूल का ये पौधा है, जिसे छूने से शरीर में जलन होती है। कंडाली, इसका दूसरा नाम बिच्छू घास भी है, याद रखना है, बिच्छू घास। पौधे में विटामिन एवं खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं इससे, ठीक है। और एनीमिया रोग का नाशक है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एनीमिया रोग का नाशक है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी इसका, ठीक है। तो कंडाली भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है किलमोड़ा। इसका प्रयोग आँखों के उपचार में किया जाता है। इसे दारू हरिद्रिया जरिस्क भी कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में किंगोड़ भी कहते हैं, नहीं बोलते हम किंगोड़, वही हो गया किंगोड़ा ना। तो इसको अलग से याद रख लेना, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बट याद रख लेना इसे, किलमोड़ा, ठीक है, कैसे भी करके याद रख लेना इसे। घिंगारू, तो घिंगारू हृदय रोग के लिए लाभदायक है, ठीक है। फल खाते हैं इसका, लेकिन देख लेना, फोटो देखोगे तो याद रह जाएगा कि हृदय रोग के लिए लाभदायक है ये। 2-4 और पड़ जाती हैं फिर हो जाएगा ख़त्म। अच्छा, ममीरा या पीली जड़ी, तो ये बुक में लिखा हुआ था, जड़ों से इसकी जड़ों से बनाया गया सुरमा, ठीक है। सुरमा आँखों के लिए, सुरमा तो आँखों में के लिए बहुत उपयोगी होता है, इसे ममीरा गांठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सोच लो, आँखों के लिए कैसे याद रखोगे, इसको याद रख लेना कुछ भी करके, ममीरा पीला जड़ी। फिर मरोड़ फली है, तो सर्प विष उतारने के लिए किया जाता है। तो उदाहरण, जब आपको कोई किसी को भी सांप काटेगा तो वो बहुत चिल्लाएगा, गिरेगा, रुड़ेगा, मरोड़ेगा, ठीक है। तो बस उसी के लिए मरोड़ फली, जिसको मरोड़े पड़ रहे हैं उसके लिए मरोड़ फली, मरोड़ उतारने के लिए एक फल दे दिया उसको, मरोड़ फली। जटामासी, ठीक है। तो जटामासी तंत्रिका संबंध, आपने देखा होगा ना, तंत्रिका तंत्र ऐसा रहता है, ऐसा जैसा देखा होगा आप साइंस में, थोड़ा बहुत चित्र मुझे ध्यान नहीं है, बट ऐसा ऐसा करके कुछ रहता है। तो जटा है ये ना, जटा, तंत्रिका तंत्र भी जटा बाल की तरह फैला हुआ जैसा है, ठीक है। तो बस जटामासी याद रखना इसके लिए। फिर झूला, इसका प्रयोग देखो, एक तो झूला का सांभर या गरम मसाले के रूप में होता है, दूसरा हवन सामग्री बनाने के लिए उपयोग होता है। राज्य में जो प्रथम ग्रेड का झूला है वो फ्रांस को निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, फ्रांस को। अच्छा, एक अभी आगे कृषि में आएगा मंडुआ, मंडुआ जापान को निर्यात किया जाता है, जापान। और ये क्या था, झूला, झूला किसको, फ्रांस को। थोड़ा बहुत देश भी याद रखना।
ठीक है। और इसके बाद अंतिम, और ये मतलब इसके अलावा भी 500 प्रजातियाँ हैं भाई उत्तराखंड में। मैंने कुछ 15-20 इंपॉर्टेंट लिखी है, तो वैसे तो 500 है। अब देखो यार सगुम्बा, इसे कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं। पहली बात, उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत हाइट में पाया जाता है। देखो 2500 से 500 मीटर तक पाया जाता है। कीड़ा जड़ी कहते हैं। इस जड़ी का वानस्पतिक नाम कार्डिपस साइनोसिस है, ठीक है, कार्डिपस साइनोसिस है। या कैंसर, टीबी जैसी घातक रोगों की अवरोधक एवं यौन शक्ति की वर्धक मानी जाती है, ठीक है। एक तो इन रोगों का अवरोध करता है, दूसरा यौन शक्ति की वर्धक मानी जाती है। ये वाली क्या कीड़ा जड़ी जो ये आपकी औषधि है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यार सगुम्बा एक आपका तिब्बती शब्द है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वनस्पतियाँ थी। अब इसके अलावा हम देखो औषधियाँ हैं ना, जो औषधियाँ, एक तो औषधीय पादप बोर्ड बनाया गया 2002 में 14 अगस्त को। उसके अलावा कुछ अलग भी संस्थाएं हैं इसके लिए। तो जैसे उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर, ठीक है, शायद वही है ये। तो ये श्रीनगर पौड़ी में है। संस्थान बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा बार आया हुआ है। जड़ी बूटी शोध संस्थान बहुत ज़्यादा पेपर में आया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप। अच्छा, तुमने एक चीज़ देखा, सगंध पादप केंद्र कहाँ था? वो सैलाकुई में था। ये क्या है? सुगंधित पौध संस्थान अलग है, कन्फ्यूजन मत होना। देखो सगंध पादप केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो यहाँ पे था ना अभी, ये देखो जो ये वाला है आपका, ठीक है, जो ये वाला है सगंध पादप केंद्र, ये सैलाकुई देहरादून में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ें, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान पंतनगर है, इसको ध्यान रखना। वन अनुसंधान संस्थान, तो ये तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, ठीक है, देहरादून में। और इसके अलावा जीवी पंत हिमालय एवं पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा है, ठीक है। तो ये आपकी आज की क्लास रही। और मैंने पहले बताया आपको 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें नदी तंत्र का पार्ट 2, नदी तंत्र जो पार्ट 2 है, तो वो थोड़ा बाद में आएगा, क्योंकि अभी आपके पास वही नदियाँ काफ़ी है, तो पहले आप उनको पढ़ लो अच्छे से, मैं दे दूँगा कभी भी। इसके अलावा अब इसमें ज्योग्राफी में 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। और जो भूग्याल, ताल, ये सब हमने छोड़े हुए हैं, वो भी मैं अभी लास्ट में उसकी भी वीडियो लाऊंगा। तो आप जो अभी तक आपको टॉपिक्स बनाए हुए हैं, इसको अच्छे से कवर कर लो। इनके नोट्स ऐसे ही बना लो जैसे मैंने लिखे हैं हल्के हुए। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 2 मिनट का टाइम दो मुझे। उस आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, एक किसी को भी यहाँ से यहाँ सेलेक्ट, एक बीच एक ये दीवार है, ठीक है, ये सिलेक्शन सेलेक्टेड बंदा है, और ये नॉर्मल बेरोजगार है। तो ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं, ठीक है, इनटू 1000 है, लाख ये बहुत सारे हैं, लाख, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 100, 200, 400 ऐसे ही बंदे मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप इस ओर जा रहे हैं सिलेक्शन की ओर, तो आप यहाँ ये सिलेक्शन है, ठीक है, ये कट ऑफ है। और कट ऑफ से पहले यहाँ पर एक आता है, कट ऑफ से थोड़ा पहले रहता है, 2-4 नंबर पीछे रहता है, 3 नंबर माइनस रहता है ऐसे। तो ये चीज़ है आपका, ये होता है एक एवरेज स्कोर, ठीक है, एवरेज स्कोर जो हर बच्चे का, जो मतलब नॉर्मल पढ़ने वालों का आता है। तो जो ये एवरेज स्कोर है, कभी 65 होता है, कभी 67 होता है, कभी 62 भी होता है, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कंडीशन। तो आपको पहले यहाँ पहुँचना है। ये 3 नंबर तो आप दिन, या आपका अच्छा दिन होगा, कभी भी मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़रूर, आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं ले सकते, यहाँ से भी नहीं ले सकते, यहाँ से आप यहाँ से हो सकते हैं सेलेक्ट। यहाँ आप पहुँचो ना पहुँचो, ठीक है, जो ये था ना कट ऑफ वाला, यहाँ कोई श्योरिटी से नहीं पहुँचता। आप अगर यहाँ पर पहुँच गए एवरेज स्कोर पे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ से यहाँ कब पहुँचे। लेकिन अगर आप यहीं हैं तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। और जो ये है, यहाँ पहुँचने के लिए चाहिए बेसिक। जिसको बेसिक ज्ञान नहीं है, वो हमेशा या तो यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा, कभी यहाँ पे रहेगा। वो बोलेगा मेरे 1-2 आधा नंबर से रह गया। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक पे पकड़ अच्छी नहीं है, ठीक है, बेसिक ज्ञान पे उसकी अच्छी पकड़ नहीं है। तो बेसिक नॉलेज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये मैं कम से कम 100 बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 100 मेरे आसपास के निकले हैं, जो मैं निकला हूँ किसी एग्ज़ाम में। मैं उन सब चीज़ों के आधार पे बता रहा हूँ। और ये नॉलेज मैं बहुत बार बताता हूँ, जो मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं बहुत बार बताता हूँ। लेकिन यूट्यूब पे अब क्लास पढ़ाने आते हैं तो इतना फालतू बकवास नहीं कर सकते, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी पड़ती है। पर मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको,
बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस स्लाइड में या इससे पहले जो भी स्लाइड दी है, इससे पहले जो भी वीडियो दी है, इसके बाद भी जो भी दूंगा, मेरा एक टारगेट है ओनली, केवल बेसिक। बेसिक के अलावा डीप आप पढ़ लोगे, चलो ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लिया, पर क्या फ़ायदा आपका अगर आपको यही पता नहीं है कि मोस्टा के लिए रिंगाल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन तो इस टाइप के ही आएंगे ना ज़्यादातर। तो बेसिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बाद अब अगली वीडियो जो भी टॉपिक होगा वो मैं बता दूंगा वीडियो में। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक आपने सुबह पढ़ दिया, एक आप रात को पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप लगातार 1 घंटे पढ़ रहे हो। 1 घंटे तो कभी भी कोई भी टॉपिक मत पढ़ा करो मेरा लगातार, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, और जो लोगों का 1.5-2 घंटे का टॉपिक है मैं वो आधा घंटे में ख़त्म करता हूँ। तो मेरा एक आधा घंटा भी आपका लोगों के 1 घंटे के बराबर है। तो इसलिए मेरा टॉपिक, तो आप एक टॉपिक आधा, मतलब आधा घंटा से ज़्यादा मत पढ़ो एक बार में, ठीक है। उसी दिन शाम को पढ़ लो, सुबह एक अलग, शाम को अलग, लेकिन लगातार मत पढ़ो 1 घंटा, क्योंकि आपका काम नहीं आएगा वो। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, एक साथ सारा मत पढ़ो, ख़त्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमेशा ख़त्म ही कर रहे हो, कभी नंबर नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए तमीज़ से पढ़ो। और जिसको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, वो कमेंट कर सकता है। वैसे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो मेरे को बता देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में क्या दिक्कत है या क्या नहीं है, वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। पर जो मेरे को जानता नहीं है वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। उसको, और जिसको ग्रुप में ऐड होना है वो मैं अपने नंबर लिख सकते हैं वहाँ पे, अगर कोई ग्रुप से बाहर देख रहा है। क्योंकि मैं वीडियो का ही प्रमोशन नहीं करता, ना किसी को बोलता हूँ शेयर करो कुछ करो, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। खुद होगा जो होना होगा। मेरा मेन मकसद है कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको सही चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर अदर बच्चा देख रहा है, वो जुड़ना चाहता है ग्रुप से, तो वो बता सकता है, मैसेज कमेंट में नंबर लिख सकता है। जब देखा, उसका नंबर देखा जाएगा या कमेंट देखा जाएगा तो मैं उसको ऐड कर दूँगा। तो चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, धन्यवाद।